बड़ी अहम चीज़ है कि जब हमारे मुल्क के अंदर इन केसेस के हवाले से कोई रिलीफ नहीं है, तो एक ऐसा शख्स जो विक्टिम बना है, खासतौर पर क्योंकि वो एक शौहर के अलावा एक बाप भी है, उसके बच्चे जो हैं वो उससे छीने गए हैं, वो ले जाए गए हैं। और जहाँ तक बैनुल अक़वामी कवानीन की बात है, तो दुनिया भर में इस अमल को कि माँ या बाप, कोई भी पेरेंट उसका या कोई रिश्तेदार बच्चों को जब गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क ले जाता है, उसके नॉन कस्टोडियल पेरेंट से छुपा कर, तो ये एक चाइल्ड अब्यूज कहलाया जाता है, पेरेंटल एलियनेशन की एक किस्म है और बड़ी एक नेगेटिव चीज शुमार की जाती है। उस पर बहुत काम हो रहा है कि चाइल्ड अबडक्शन को रोका जाए और मुल्कों के मुआहदे हैं इस हवाले से। 1980 में मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसको हेग कन्वेंशन कहते हैं, 1980 में हुआ था ऑन चाइल्ड अबडक्शन। तो ये आप इंटरनेट पर सर्च करके इसके बारे में मुताला कर सकते हैं इसका। तो इसमें है ये कि इस मुआहदे के तहत मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि अगर कोई बच्चा गैर कानूनी तरीके से इस तरह ले जाया जाएगा, तो उस बच्चे को उसकी होम लैंड, नेचुरल हैबिटेट, जो उसका कुदरती मस्कन है, जो उसका होम लैंड है, होम कंट्री है, वहां पर उसको वापस लौटाया जाएगा हर हाल में। तो इस हवाले से खैर पाकिस्तान भी 2016 में इसका पार्ट बना था, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान में अभी तक तो मैंने कोई केस स्टडी नहीं देखी है कि वो हेग कन्वेंशन को बरूए कार लाते हुए जहाँ पर बच्चे को वापस सेफ रिटर्न का करवाया गया हो। बल्कि यही सुनने में आया कि जिन बापों के साथ ये हुआ है और जब उन्होंने अदालतों में केस किया है कि भाई ये गैर कानूनी तरीके से लेकर गई है, तो कोई हुक्मनामा जारी किया जाए, तो अदालतों ने क्या दिया कि ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, हमारी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, हमारे आते नहीं है, ठीक है, हम क्या करें। तो यहाँ से और दूसरी बात ये है कि जब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और होते हैं और बाप को अगर पहले से पता चल जाता है कि माँ जो है ये करने वाली है और वो लेकर निकल जाएगी बच्चों को मुझसे बाहर, वो अगर अदालत में जाता है और अदालत से दरख्वास्त करता है कि जनाब उनका जो नाम है वो ELC में डाला जाए, ECL में सॉरी डाला जाए, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है जनाब, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई अमल दरामद नहीं होता। लेकिन चूंकि दुनिया में ये कानून जो है इस हवाले से बना हुआ है, काफी सख्ती है और सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। अमेरिका के अंदर तो जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कांग्रेस को बाकायदा जस्टिफिकेशन देता है, रिपोर्ट करता है, उसके इतने केसेस ऐसे हैं वो रिजॉल्व किए, नहीं रिजॉल्व हो रहे, क्या वजूहत है। तो वो जनाब बड़े मुल्क है, वहां पर तो इन सब चीजों पर बहुत काम होता है। खैर, तो अब अगर किसी पाकिस्तानी के साथ ये काम हो गया है या किसी भी मुल्क में रहने वाले शख्स के साथ हो गया, तो उसके पास एक जो है वो ऑप्शन है कि वो इस इंटरनेशनल जो लॉ में जो कन्वेंशन बताया है, कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, जो मुआहदा हुआ है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, इसका रेफरेंस बनाकर वो उस मुल्क की एम्बेसी जो कि उसके मुल्क के अंदर है उसको एप्लीकेशन लिखे और वो इसे रिक्वेस्ट करे कि जनाब वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो इसको इस सिस्टम को बरूए कार लाते हुए उन बच्चों का सेफ रिटर्न पॉसिबल बनाए। अब जो मुल्कों का मुआहदा होता है वो तो कन्वेंशन कंट्रीज, उनका तो मामला सिंपल है कि उनका तो मुआहदा है दोनों मुल्कों का आपस में, उनका ये रेफरेंस दिया और इस पर जो है वो फिर आगे अमल दरामद के लिए चीजें आगे चल पड़ती हैं। और जिन मुल्कों का मुआहदा नहीं है उन्हें कहते हैं नॉन कन्वेंशन कंट्रीज। उनके लिए भी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है कि कोई बात नहीं, अगर ये कन्वेंशन के तहत ये मुआहदा नहीं है उन दोनों मुल्कों के दरमियान, तो फिर भी उस मुल्क का जो भी होगा इदारा होगा, जो मेजर जो फॉरेन अफेयर्स को देख रहा है, ठीक है, उसका जो हेड है वो उस दूसरे मुल्क में जहाँ वो बच्चे ले जाए गए हैं वहां पर जनाब वो लेटर लिखेगा, रिक्वेस्ट करेगा उन बच्चों के रिटर्न के लिए बाहर। तो ऐसे बाप को चाहिए कि जनाब वो एम्बेसी में दरख्वास्त दें और जब वो इसे कोई रेफरेंस बनाकर दरख्वास्त देंगे, जाहिर है कोई ना कोई जवाब तो उसके ऊपर आएगा। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो इस पर अमल दरामद करने की राह जरूर दिखाई जाएगी, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, वो इन बातों को बहुत संजीदा लेते हैं और वो इसके ऊपर कोई लाया अमल बताएंगे कि जनाब अगर हमारे दायरा अख्तियार में नहीं तो किसके दायरा अख्तियार में है। और फिर उस पर एक माकूल किस्म की का वर्किंग करने के बाद जो डाटा इकट्ठा किया जाए कि जो माँ या बाप, खैर बाप का तो चांसेस शादो नादर ही है क्योंकि तो कस्टडी नहीं मिलती, तो बच्चे कहाँ से लेके जाएगा। तो माएँ होती हैं पाकिस्तान में अक्सरियत, तो वो अगर ले गई हैं
اور ان کا جو ہے جب ابتدائی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی یا جو بھی معاملات چلیں گے اس ایمبیسی کو اپلیکیشن دینے کے بعد، تو ایٹ لیسٹ کم از کم ڈیٹا اکٹھا ہوگا کہ وہ کہاں رہ رہی ہے، کیا آتا پتا ہے، کیسے گئی فلائٹ سے، اس کے پاسپورٹ نمبر کو ٹریس کیا جائے گا، اور سارے معاملات یہ چلیں گے، تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ایک معقول سا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا. اور وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد پھر بچوں کا جو باپ ہے اس ملک کے اندر کی عدالت سے بھی رجوع کر سکتا ہے، اور جب عدالت سے رجوع کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر چیزیں اور آگے بڑھیں گی، اور پھر اس طریقے سے ایک ٹریک چل سکتا ہے جس کے باعث جو ہے وہ بچے سیفلی پاکستان میں ریٹرن کیے جا سکتے ہیں. اگر وہ خیر کسی ترقی یافتہ ملک میں یہ کیس ہو رہا ہے تو وہ خیر ویسے ہی یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی، کیونکہ ان ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں آلریڈی، اور پراپر ایک فریم ورک ہوتا ہے ان دونوں ملکوں کے اندر جس کے کو بروئے کار رہتے ہوئے وہ ریٹرن کرتے ہیں بچوں کا، اور یہ بچے واپس آتے ہیں. تو جناب یہ باتیں ہیں اور یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، کہ باپ کا تو خیر حق ہی کوئی نہیں رہا پاکستان کے اندر، ویسے اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، زیرو ویلیو ہے باپ کی، بس وہ ایک ATM مشین ہے، بس پیسے بھرتا رہے، اور وہ بس کوئی حق نہ مانگے اپنی اولاد کے حوالے سے، وہ کوئی حق رکھتا ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن لوگوں کے ساتھ بھی جو بھی اس طرح کے فراڈ کا وکٹم بن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پروسیجر کو فالو کریں، اور ادھر ادھر لوگوں کے مشوروں میں اور کم علم وکلاء کی مشوروں میں اپنا وقت برباد نہ کریں، کیونکہ یہاں سے ان کو کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، اور وہ اس ڈائریکشن میں اس کام کو کریں تو ہوپ سو کہ بہت جلدی کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اور وہ بچے جو ہے وہ واپس اپنی ہوم لینڈ میں آئے گا.